students, this is Radhika Gaur with the session number 11 of your chapter Sources of Energy, and in this session we are here going to talk about the question answers of SAT 2. That is, in this session we will discuss about the exercise question. So let's start with the question number 1. The question number 1 is, a solar water heater cannot be used to get hot water on a sunny day, cloudy day, hot day और a windy day. कोई भी यदि सोलर वाटर हीटर है तो उसमें हम हॉट वाटर कप नहीं गेट कर सकते. तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट गेट हॉट वाटर ऑन अ क्लाउडी डे, क्योंकि क्लाउडी डे में क्या है, सनलाइट की एब्सेंस रहती है. जब सनलाइट की एब्सेंस रहेगी तो ऑब्वियसली जो सोलर वाटर हीटर है वो वर्किंग नहीं करेगा, क्योंकि सोलर वाटर हीटर सनलाइट से ही वर्क कर. इज दैट क्लियर टू यू? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ बायोमास एनर्जी सोर्स. आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जांपल नहीं है. फर्स्ट वन इज वुड, सेकंड गोबर गैस, थर्ड न्यूक्लियर एनर्जी एंड फोर्थ कोल. तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बायोमास एनर्जी का एनर्जी सोर्स का एग्जांपल नहीं है, जबकि वुड, कोल, गोबर गैस ये सब बायोमास एनर्जी सोर्स के एग्जांपल्स हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, most of the sources of energy we use represent stored solar energy. जितने भी sources of energy हम use करते हैं ये वो stored solar energy को represent करते हैं. Which of the following is not ultimately derived from the sun energy. आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा sun की energy से derive नहीं हो सकता. First geothermal energy, second wind energy, third nuclear energy and fourth biomass. तो obviously जो न्यूक्लियर एनर्जी है दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम सन्स एनर्जी. क्यों? क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी में ऑब्वियसली सन की रेडिएशंस की वजह से ही रॉक मॉल्ट होते हैं, तभी हॉट स्पॉट का फॉर्मेशन होता है, तभी एनर्जी बनती है. विंड एनर्जी के केस में जो अनइवन हीट जो सनलाइट्स की वजह सन अर्थ पे अनइवन हीट क्रिएट करता है उसकी वजह से विंड्स फ्लो होते हैं, तभी विंड एनर्जी बनती है. बायोमास में क्या होता है, जितने भी हमारे डिकम्पोजिशन के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाते हैं. सो आई थिंक इससे कहीं ना कहीं जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास तीनों ही सन की एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं, बट जो न्यूक्लियर एनर्जी है दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी. Your next question is, compare and contrast fossil fuels and the sun as direct source of energy. आपको फॉसिल फ्यूल्स एंड सन के बीच में कंपैरिजन करना है. सो फॉसिल फ्यूल्स दीज आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जबकि जो सन है इज अ रिन्यूएबल जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. सॉरी आई जस्ट स्पिल दैट. द थिंग इज दैट जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जबकि जो सन है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. जो फॉसिल फ्यूल्स है वो एग्जॉस्टिबल सोर्सेज है. दीज आर एग्जॉस्टिबल व्हाइल सन इज ए नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स. जो सन है वो नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स है. जो फॉसिल फ्यूल्स हैं दीज कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जबकि जो सन है वो एक नॉन पोल्यूटिंग सोर्स है. क्लियर? फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सपेंसिव. जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है सब एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि सन ऑब्वियसली हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ये नॉन एक्सपेंसिव होता है. फॉसिल फ्यूल्स हैव टू बी एक्सट्रैक्टेड फॉर यूज. यूज के लिए जो फॉसिल फ्यूल्स है उन्हें पहले एक्सट्रैक्ट करना होता है, जबकि जो सनलाइट है वो इजीली अवेलेबल होती है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज सोर्स ऑफ एनर्जी. आपको क्या करना है, बायोमास को और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को कंपेयर करना है. सो आई थिंक इज दैट बायोमास इज अ रिन्यूएबल सोर्स. बायोमास एक रिन्यूएबल सोर्स है, जबकि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही है. बायोमास में क्या होता है, द रेसिड्यू इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. जो रेसिड्यू लेफ्ट रह जाता है उसे हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की तरह यूज कर सकते हैं, जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी रेसिड्यू लेफ्ट नहीं रहता. बायोमास एक्सपेंसिव होता है. क्लियर? क्यों एक्सपेंसिव होता है? क्योंकि ऑब्वियसली जो गैसेस निकलती हैं उसके लिए काफी सारा जो बोलते हैं ना, हम जब बायोमास प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो जो गैसेस निकलती है काफी कम क्वांटिटी में निकलती है, तो उनकी जो वैल्यू होती है वो हाई होती है. जबकि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स की कंस्ट्रक्शन में ज्यादा मनी ही लगता है हमारा. ऑल्सो बायोगैस हेल्प्स इन डिस्पोजल ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. जो बायोमास है वो ऑर्गेनिक वेस्ट के डिस्पोजल में हेल्प करता है,
जबकि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट को प्रोड्यूस नहीं करता. इट डज नॉट प्रोड्यूस ऑफ एनी ऑर्गेनिक वेस्ट. Your next question is, what are the limitations of extracting energy from wind, waves and tides? यदि winds, waves and tides से हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करें तो उसके क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं. तो अभी मैं आपको विंड के बारे में बताती हूँ. फर्स्ट, it can be established only at those places where wind blows for most of the time of a year. जो विंड है, एनर्जी है, उसको गेन करने के लिए जो विंड एनर्जी फार्म्स हैं उन्हें हम ऐसी जगह पे एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं जहाँ पे जो विंड है वो सालों साल, दैट इज पूरे साल ब्लो होती रहे. Along with that, the setting up of wind energy farms is very expensive. विंड एनर्जी फार्म्स की जो सेटिंग अप होती है, उनको सेटअप करना होता है, वो भी काफी एक्सपेंसिव होता है. क्लियर? तो ये हो गए लिमिटेशंस विंड एनर्जी के. अब बात आती है वेव एनर्जी एंड टाइड्स एनर्जी. मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, आप उसके बाद उसको राइट डाउन कर सकते हैं. जो वेव एनर्जी होती है उनके लिए जो प्लांट्स हैं उनको ऐसी जगह पे लगाना पड़ता है जहाँ पे जो वेव्स हैं वो स्ट्रॉन्ग वे में फ्लो हो, दैट इज जो वेव्स हैं उनकी जो स्पीड हो वो स्ट्रॉन्ग हो, हायर हो. वहीं पे सिर्फ हम वेव एनर्जी से को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं. सेम टाइड्स एनर्जी के लिए जो टाइडल एनर्जी फॉर्म्स होते हैं उन्हें भी हमें ऐसी जगह पे सिचुएट करना पड़ता है जहाँ पे टाइड्स एक बेटर वे में आए, जहाँ पे टाइडल एनर्जी को इजीली हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाए. बट ऐसे जो प्लेसेस है वो काफी कम है, इसीलिए ये एक लिमिटेशन है. क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on what basis you classify energy source as renewable and non-renewable, exhaustible and inexhaustible? And also you have to tell me, are the options given in A and B are same? So the thing is that the source of energy which can be replenished in a short time are called renewable sources. वो sources of energy वो short time में replenish हो सके उन्हें हम renewable sources बोलते हैं. Clear? The source of energy which take a long time to replenish or do not replenish are called non-renewable sources. जबकि वो source of energy जिन्हें ज्यादा टाइम लगे replenish होने में, या फिर we can say do not replenish, या फिर जो replenish हो ही ना, उन्हें हम non-renewable sources of energy कहते हैं. The sources which are limited and may get exhausted are called exhaustible sources. वो sources जो environment में limited present है और exhaust हो सकती हैं उन्हें हम exhaustible sources बोलते हैं. And the sources of energy which are unlimited and will never exhaust are called inexhaustible. जबकि वो sources of energy जो unlimited हैं और जो exhaust नहीं होंगी कभी भी, उन्हें हम inexhaustible sources of energy कहते हैं. नेक्स्ट चीज थी कि क्या जो ऑप्शंस A एंड B हैं वो दोनों सिमिलर है. सो यस, बिकॉज रिन्यूएबल सोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज. जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज होते हैं, व्हाइल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल सोर्सेज. जबकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उन्हें हम एग्जॉस्टिबल सोर्सेज भी बोल सकते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी? किसी भी आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी की क्वालिटीज क्या होंगी? नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी. जो हीट है, जो एनर्जी है, जो वहां से प्रोडक्शन हो रहा है उसका, वो लार्ज अमाउंट में हो रहा हो. क्लियर? इजीली एक्सेसिबल. सेकंड ये होनी चाहिए, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी इजीली एक्सेसिबल हो, दैट इज वो हमारे आसपास हमें मिल जाए. इजी टू स्टोर विद इन लेस स्पेस. छोटे से एरिया में हम उसे स्टोर कर पाए. क्लियर? इजी टू ट्रांसपोर्ट करने में हमें आसानी हो. Along with that, it should be economical. जो आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए, दैट इज लेस अमाउंट से हमें काफी सारा इकोनॉमिकल फायदा होना चाहिए, हमें काफी मतलब लेसर अमाउंट पे हाई कॉस्ट मिलनी चाहिए. ऑल्सो पॉसिबल इनएग्जॉस्टिबल. चांसेस ये होने चाहिए कि वो इनएग्जॉस्टिबल हो. कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूल कॉस्ट करे वो. शुड बी रियूजेबल होनी चाहिए. लेस और वी कैन से नो प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक बायो प्रोडक्ट्स. या तो वो कोई टॉक्सिक बायो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करे ही ना, और यदि कर भी रही है तो काफी लेस अमाउंट में हो. एंड ऑल्सो डू नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट. साथ ही साथ में वो एनवायरमेंट को भी पोल्यूट ना करे. यदि ये सारी क्वालिटीज किसी भी सोर्स में अवेलेबल होंगी, देन दैट विल बी अ आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर?
Are there places where solar cookers would have limited utility? आपको बताना है सोलर कुकर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और क्या ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे जो सोलर कुकर्स हैं उनकी जो यूटिलिटी है वो लिमिटेड है। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं सोलर कुकर के? फर्स्ट, दे आर हाईली इकोनॉमिकल टू यूज करने में हाईली इकोनॉमिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ज्यादा कोई एक्सपेंसिव लगता नहीं है। हमारा सिंपल एक सोलर कुकर लेना है, सनलाइट की प्रेजेंस में हम उसे यूज कर सकते हैं और फूड हमारा इजीली कुक हो जाएगा विदाउट एनी हाई कॉस्ट। सेकेंड, नॉन पॉल्यूटिंग वे ऑफ कुकिंग। कुकिंग का ये एक नॉन पॉल्यूटिंग वे ऑफ कुकिंग है, दैट इज की कुकिंग में कोई भी पोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट नहीं होता। Many items can be cooked at the same time. सेम टाइम पे हम कई सारे आइटम्स को कुक कर सकते हैं। एंड फूड कुक्ड इज मोर न्यूट्रियस। जो फूड सनलाइट के थ्रू कुक होता है, जो फूड सनलाइट के थ्रू बनता है, वो न्यूट्रिटियस होता है। बट डिसएडवांटेज क्या होते हैं? फूड टेक्स लॉन्गर टाइम टू बी कुक। फूड को पकाने के लिए हमें ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये हो गया। सेकेंड, फूड कैन नॉट बी कुक्ड ऑन अ क्लाउडी डे। यदि कोई भी डे यदि हमारा क्लाउडी डे है तो उस दिन तो फूड को आप छोड़ ही दीजिए कि आपका फूड कुक हो जाएगा। तो ये डिसएडवांटेजेस हो गए। पहला, लॉन्ग टाइम लगता है। सेकेंड, क्लाउडी डे में हम फूड को कुक नहीं कर सकते। ऑल्सो सोलर कुकर्स हैव लिमिटेड यूटिलिटी एट दोज प्लेसेस which usually remain cloudy and have long winters, for example hilly areas। जो सोलर कुकर्स हैं वो लिमिटेड यूटिलिटी रखते हैं ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे ज्यादातर क्लाउडी रहता है और वीकेंड से जहाँ पे लॉन्ग विंटर्स रहते हैं, जैसे हिली एरियाज है, वहाँ पे सनलाइट इतनी नहीं आती, तो सिंपली वहाँ पे जो सोलर कुकर्स हैं उनका यूज लिमिटेड रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो सोलर कुकर्स नॉन यूज के हो जाएंगे, अनयूजेबल हो जाएंगे। The next question is, what are the environmental consequences of increasing demand of energy and what steps would you suggest to reduce energy consumption? Environmental consequences के increase होने की demand जो है, increasing demand जो है energy के लिए, what are the environmental consequences of increasing demand for energy? Energy की जो increasing demand है उसके लिए environmental consequences क्या है and क्या steps आप suggest करोगे to reduce energy consumption? सिंपल सी बात है, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? जब भी हम कोई भी एनर्जी को यूज करते हैं, एनर्जी को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो कुछ ना कुछ एनवायरमेंट में अफेक्ट होता ही होता है। क्लियर? दैट इज कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी प्योरली वी कैन से परफेक्ट नहीं है। दैट इज हर एक सोर्स ऑफ एनर्जी पोल्यूशन क्रिएट करती है। जैसे अभी सपोज एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं सीएनजी एक क्लीन गैस है। क्लीन है इसका मतलब वो परफेक्टली क्लीन नहीं है, बस दूसरों के कंपैरिजन में वो क्लीन है, ना कि वो खुद में परफेक्टली क्लीन है। तो द थिंग इज दैट हर एक सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करती ही करती है और इनको रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेनी होती है। जैसे जहाँ पे हम देख रहे हैं एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है, वहां पे हमें उसे सिक्योर करके रखना है। क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? We have learned about the question answers of our exercise। हमने स्टडी किया जो हमारी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर्स को, और आज हमारा फाइनली सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर जो है उसका एंड हो जाता है। सो द थिंग इज दैट हमने इसमें क्या समझा? हमने इसमें समझा हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो काफी सारी है, बट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, वो स्टेप्स लेने की जिनके थ्रू जो हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनको सिक्योर्ड रख पाए, उनको उनका एक्सेस यूज भी ना करें, दैट इज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल हो और हमारी भी जो प्रेजेंट नीड्स है वो कंप्लीट हो पाए। सो आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन। ऑब्वियसली दिस इज द एंड ऑफ अ चैप्टर, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, गुड लक।